नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और 20 नवंबर को, अगले महीने 20 नवंबर को वहां पर मतदान होना है और 23 नवंबर को वहां पर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। देखिए, दोनों गठबंधनों में तीन तीन प्रमुख पार्टियां हैं और इस बार ये चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि ये एनसीपी और शिवसेना के विभाजन के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव एक हो चुका है जिसमें जो ओरिजिनल पार्टियां हैं एनसीपी और शिवसेना की, उनका पलड़ा थोड़ा भारी दिखा था और उनसे जो अलग होके जो गुट बने थे, जैसे शिंदे गुट बना था और अजीत पवार गुट बना था, उनका पलड़ा थोड़ा कमजोर दिखा था, लेकिन वो पूरी तरह से खारिज हुए ऐसा नहीं लगता है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है और दोनों पार्टियों के विघटन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए इस चुनाव में देखना होगा कि इन दो पार्टियों की, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ताकतवर पार्टियां हैं शिवसेना और एनसीपी, इनके विघटन का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। देखिए, विधानसभा की वहां पर 288 सीटें हैं और कम से कम सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले चर्चा करेंगे कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या हुआ था। देखिए, तब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 288 सीटों में से 161 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे और बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। तो एक शानदार, इन्होंने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, एक शानदार मेजोरिटी हासिल की थी और वहां पर सरकार बनाने को लेके लेकिन मतभेद हो गया था। मतभेद सिर्फ ये था कि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से बने, शिवसेना से मुख्यमंत्री बने, और उनका ये दावा था कि बीजेपी ने उन्हें कहा था कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी ने कहा था कि विधानसभा में आप बड़े भाई हो, लोकसभा में हम बड़े भाई हैं, सेंटर में हमारी सरकार बनेगी, हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन विधानसभा में आप बड़े भाई हो तो मुख्यमंत्री आपका बनेगा। और दूसरा फॉर्मूला था कि 2.5 साल के लिए बनेगा, 2.5 साल के लिए बीजेपी का और 2.5 साल के लिए शिवसेना का। तो इस फॉर्मूले की भी बात हुई, हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती है। लेकिन इस विवाद में वहां पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई, काफी समय तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद वहां पर उद्धव ठाकरे ने, जो शिवसेना थी, शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। वो उनके खेमे में चले गए और एनसीपी, कांग्रेस तथा शिवसेना ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये वहां पर पिछले सरकार की हिस्ट्री थी। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, तो यूपीए के परफॉर्मेंस की बात करें तो यूपीए ने 98 सीटें जीती थी वहां पे और 44 सीटें उसमें कांग्रेस जीती थी और 54 सीटें वहां पे एनसीपी ने जीती थी। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी यूपीए उभर कर सामने आया था। तो बाकी जो सीटें हैं, अगर हम छोटी पार्टियों की बात करें तो 11 छोटी पार्टियों ने 16 सीटें जीती थी और निर्दलीयों ने 13 सीट जीती थी। लेकिन पक्ष बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन मजबूत था और विपक्ष भी बड़ी मजबूती से उभर कर सामने आया था, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं बन पाई। तो उद्धव ठाकरे अपने 56 एमएलए के साथ यूपीए में चले गए। उसमें यूपीए था तो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया, एक तूफान आ गया। बीजेपी ने उसके बाद अपनी पर्दे के पीछे की राजनीति शुरू की और उसके बाद ये हुआ कि शिवसेना टूट गई। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, जो शिवसेना के इसमें लीडर थे, दमदार लीडर हैं और इसमें मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अलग हो गए और अलग होकर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और ये दावा किया कि असली शिवसेना वही है। उसके बाद ये मामला चुनाव आयोग में गया, उसके बाद कोर्ट में गया, जहां पर इस बात पर मुहर लगी कि असली शिवसेना एकनाथ गुट वाली शिंदे है। और चुनाव आयोग ने जो उद्धव ठाकरे वाले गुट था उसको एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी, तो शिवसेना यूबीटी के नाम से उसे जाना जाता है और असली शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के रूप में जानी जाती है। लेकिन टूट फूट का ये सिलसिला यहीं तक नहीं थपा, यहीं तक नहीं सीमित रहा। इसके बाद एनसीपी में भी टूट हो गई। शरद पवार के भतीजे जो अजीत पवार हैं, उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया। एनसीपी अजीत पवार
के नाम से उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। लेकिन इस मामले में भी जब पूरी कानूनी प्रक्रिया चली तो एनसीपी अजीत पवार को ही वास्तविक पार्टी का माना गया। और हालांकि इसमें अभी भी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन आज की तारीख में एनसीपी अजीत पवार को ओरिजिनल माना जाता है, उसको मुख्य पार्टी माना जाता है, और एनसीपी शरद पवार को एक दूसरा गुट माना जाता है। तो आज स्थिति यह है कि एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, तीन ये मेजर पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। और बीजेपी की तरफ से कौन है? बीजेपी खुद है, उसके बाद शिवसेना है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो अभी मुख्यमंत्री भी हैं। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की सरकार है वहां पे। तीसरा उसमें अजीत पवार गुट है, जो एनसीपी का अजीत पवार गुट है, वो भी एनडीए में है। तो तीन तीन घटक हैं, तीन पार्टियां इधर है, तीन पार्टियां उधर है, मुकाबला रोचक है। अब सवाल ये उठता है कि जो एनसीपी और शिवसेना की ओरिजिनल पार्टियां हैं, भाई एनसीपी के संस्थापक शरद पवार रहे हैं, और दूसरा जो शिवसेना है वो ठाकरे परिवार की पार्टी है। तो क्या ये दोनों पार्टियां, क्या ये दोनों दल अभी भी प्रभावी साबित होंगे विधानसभा चुनाव में, या फिर जो इन पार्टियों का जनाधार था, चाहे वो शिवसेना का हो चाहे वो एनसीपी का हो, वो जो बीजेपी के साथ जो गुट हैं, जो बीजेपी के साथ जो दल हैं, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार गुट है, क्या उनके साथ चले जाएगा? देखिए, ये तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, उसके नतीजों से ही पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन इस बीच एक लोकसभा का चुनाव हो चुका है मई में, तो उस चुनाव के नतीजों को हम देखें। उस चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियां हैं, उनका प्रदर्शन कहीं अच्छा रहा है, और अजीत पवार का जो एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार एनसीपी बनी, उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है, और एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन भी कमजोर रहा है बनिस्बत की उद्धव ठाकरे गुट का। देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पर एनडीए ने काफी सीटें जीती थी। वहां पर एनडीए को 41 सीटें मिली थी, इसमें 23 सीटें के लिए बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी। कुल 41 सीटें एनडीए को मिली थी। और अगर हम यूपीए की बात करें तो उस समय यूपीए ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, 4 सीटें एनसीपी को मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात बता रहे हैं। लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली, सिर्फ 17 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 9 सीटें मिली, शिंदे गुट को 7 सीटें मिली जो उनका सहयोगी है, और दूसरा सहयोगी जो अजीत पवार गुट है उसको सिर्फ 1 सीट मिली एनसीपी को। तो सबसे खराब प्रदर्शन अजीत पवार गुट का एनसीपी का रहा है। अगर हम उसी तरफ दूसरे पक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, जो पहले यूपीए था, अब वो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के रूप में उतरा था, तो उसमें कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी। पिछली बार सिर्फ 1 सीट मिली थी, तो इस बार उसकी ताकत बढ़ के 12 सीटों का इजाफा हुआ था, 13 सीटें उसने जीती थी। और जो शिवसेना का यूबीटी गुट है, जिसके नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, जो ओरिजिनल शिवसेना होने का दावा करते हैं और देखा जाए तो हैं भी, तो उन्होंने 9 सीटें जीती थी। और जो शरद पवार हैं, जो ओरिजिनल एनसीपी हैं और हैं भी और दावा भी करते हैं, उन्होंने 8 सीटें जीती थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के संकेत ये हैं कि जो जनता है उसका फेथ इन दो जो पार्टियां टूटी हैं, उनमें जो ओरिजिनल पार्टी है, जो शिवसेना ओरिजिनल है और जो एनसीपी ओरिजिनल है, उनमें ज्यादा रहा है। लेकिन दूसरे ग्रुप को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, उनको भी थोड़ा बहुत समर्थन मिला, निश्चित रूप से मिला, और शिवसेना में तो बेहतर मिला, शिंदे गुट को तो तब भी बेहतर मिला, उन्होंने 7 सीटें जीती। लेकिन अब ये ट्रेंड इन विधानसभा चुनाव में क्या दिखाएगा? क्या इन विधानसभा चुनाव में स्थिति फिर वैसी होगी कि जो शिवसेना और एनसीपी का वोट है वो 2 समूह में विभाजित हो जाएगा, या फिर वो एकजुट होकर किसी एक तरफ चले जाएगा? ये महाराष्ट्र के चुनावों की हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। अगर वहां पर देखिए, कांग्रेस से बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, हम अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहता है। पिछली बार भी कांग्रेस ने करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 44 सीटें ही जीत पाए थे, जबकि जो एनसीपी ने चुनाव लड़ा था वो
55 54 सीटें उसने जीती थी, लेकिन उसने 127 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो एनसीपी का स्ट्राइक रेट बेहतर था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वहां पे बहुत अच्छा नहीं था। और जो हालात हैं कांग्रेस के, वो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट अभी भी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सारा दारोमदार टिका है कि एनसीपी पर और उद्धव ठाकरे पर। अब इसमें देखिए, राजनीति भावनाओं में बहुत चलती है, राजनीति पे जो लोगों की सिंपैथी बड़ी काम करती है। अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जनता की सिंपैथी लेने में कामयाब रहे, उद्धव ठाकरे अपने को विक्टिम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया और बीजेपी ने सब कराया, तो अगर वो इस विक्टिम कार्ड उनका सफल रहता है तो उनको एक अच्छा समर्थन मिल सकता है। यही विक्टिम कार्ड एनसीपी भी खेल रही है। तो अगर उनका विक्टिम कार्ड चल जाता है तो, और ये दोनों पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उनका मत बिखरता है, अगर उनके वोट, दो पार्टियों के वोट आपस में बढ़ते हैं, तो फिर बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी रहता है। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों को भी देखें, 2019 के विधानसभा चुनावों को देखें, तो वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को, अकेले 26% वोट 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला था। दूसरे नंबर पर जो शिवसेना है, उसे 16% वोट मिला था, अपने दम पर वोट मिला था 16%। अगर ये 16% अब दो ग्रुप में बढ़ जाता है तो फिर नुकसान है। लेकिन पिछले चुनाव को आपको देखना होगा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा था, जबकि एनसीपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 17% था पिछले चुनाव में, और कांग्रेस का वोट परसेंट 16% था। और लोकसभा चुनाव में भी उनका वोट प्रतिशत करीब करीब इसके आसपास ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। और अगर बीजेपी का कहें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 26-27 के आसपास लोकसभा चुनाव में स्थिर रहा है। अगर बीजेपी के 26-27 वोट प्रतिशत में एनसीपी और शिवसेना का आधा आधा वोट प्रतिशत मिल जाता है, अगर हम ये कहें कि एनसीपी का वोट प्रतिशत 16 है तो 8% एनसीपी का और 8% शिवसेना का, तो 16% वोट इसमें ऐड हो जाता है, 26 में 16% वोट और ऐड हो जाता है, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत हो जाता है 40 से ऊपर। तो ऐसे में बीजेपी वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। जबकि कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट के लिए जरूरी है कि वो जो अपना वोट प्रतिशत है उसको ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। अगर उनका वोट प्रतिशत 16-17 के आसपास है, उसमें अगर वो 12-13 भी अपने पास रखने में कामयाब रहते हैं, तो फिर विपक्ष को फायदा हो सकता है, फिर कांग्रेस गठबंधन को फायदा हो सकता है। तो कांग्रेस का भी वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो 16 के करीब है, और अगर बार प्रतिशत अगर एनसीपी और शिवसेना अपना वोट प्रतिशत रिटेन करती है, तो इनका वोट प्रतिशत भी करीब करीब 40 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन वहां पर बाजी मार सकता है। तो इस पर हम आगे फिर बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को पहली बार देखा है वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,